नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। रसोई की पूरी सत्ता जो कि स्वायत्त होती थी और उसके धुएं के प्रचार तक और केरोसिन की आज की दुनिया में वापसी तक की एक आधी अधूरी यात्रा का पूरा सच हमारे नजरिए से सुनिएगा और देखने का प्रयास करिएगा। जब किसी देश की रसोई बदलती है तो केवल खाना पकाने का तरीका नहीं बदलता, उस देश की अर्थव्यवस्था, उसकी नीति, उसकी स्वतंत्रता और उसका सामाजिक ढांचा भी बदल जाता है। भारत की रसोई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी चूल्हे की उस आग से शुरू होती है जो केवल भोजन नहीं पकाती थी, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान थी। और आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां वही देश केरोसिन जैसे भूले हुए ईंधन को फिर से बैकअप के रूप में देखने लगा है। यह यात्रा केवल तकनीक की नहीं, बल्कि सत्ता, नियंत्रण और निर्भरता की कहानी है। गांव की पुरानी रसोई में जलता चूल्हा केवल धुआं देने वाला साधन नहीं था, वह एक संपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा था। घर की बनावट ऐसी होती थी कि धुआं ऊपर उठकर रोशनदान से निकल जाए। कई जगह रसोई घर से अलग बनाई जाती थी। छप्पर के बीच छोटे छोटे गैप होते थे जिनसे धुआं धीरे धीरे बाहर निकल जाता था। यह सब किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की डिजाइन नहीं थी, लेकिन यह पीढ़ियों के अनुभव से बनी हुई व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमियां जरूर थी, यह भी उतना ही सच है। धुआं आंखों में चुभता था, सांस की दिक्कत होती थी, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरह असहनीय और असुरक्षित था, वास्तविकता का आधा अधूरा पिक्चराइजेशन होगा। उस समय रसोई केवल एक जगह नहीं थी, वह एक नियंत्रण केंद्र थी। घर की महिला केवल खाना बनाने वाली नहीं थी, बल्कि ऊर्जा की प्रबंधक भी थी। वह तय करती थी कि ईंधन कहां से आएगा, कितना इस्तेमाल होगा और कब जलेगा। यह नियंत्रण स्थानीय था। खेत, जंगल और घर तीनों मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते थे जिसमें ऊर्जा बाहर से नहीं आती थी, बल्कि भीतर ही उत्पन्न होती थी। यही भारत की असली ऊर्जा स्वायत्तता थी। फिर धीरे धीरे कहानी बदली। विकास, आधुनिकता और स्वास्थ्य के नाम पर एक नया नैरेटिव सामने आया। यह बताया गया कि चूल्हे का धुआं महिलाओं के लिए घातक है। आंकड़े दिए गए, तस्वीरें दिखाई गई और यह स्थापित किया गया कि यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। इस बात में सच्चाई भी थी। इंडोर एयर पोल्यूशन को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन मौजूद हैं जो बताते हैं कि धुएं से आंखों, फेफड़ों और सांस की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन इस सच्चाई के साथ एक और प्रक्रिया चली। समाधान को एक ही दिशा में सीमित कर दिया गया। यह नहीं कहा गया कि धुएं को कम करने के लिए चूल्हे को बेहतर बनाया जा सकता है। यह नहीं बताया गया कि बायोगैस या सुधारित चूल्हे भी विकल्प हो सकते हैं। सीधे यह कहा गया कि समाधान केवल एक है, एलपीजी। यह वह मोड़ था जहां भारत ने समस्या के प्रबंधन की जगह पूरी व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया। यह बदलाव तेज था, प्रभावशाली था और व्यापक था। योजनाएं आई, सब्सिडी मिली और करोड़ों घरों तक गैसें पहुंचाई गई। यह एक सामाजिक परिवर्तन भी था। महिलाओं को धुएं से राहत मिली, समय बचा, काम आसान हुआ। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक सवाल छूट गया, इस बदलाव की कीमत क्या है? आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि हमने केवल ईंधन नहीं बदला, हमने नियंत्रण बदल दिया। पहले जो ऊर्जा घर और गांव के नियंत्रण में थी, वह कंपनियों, पाइपलाइनों और अंतरराष्ट्रीय बाजार के नियंत्रण में आ गई। भारत की रसोई जो कभी आत्मनिर्भर थी, अब वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन गई। भारत की रसोई जब आत्मनिर्भर हुआ करती थी, तब वो किसी की तरफ देखती नहीं थी, लेकिन आज वो होर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले एक एक जहाज की तरफ देख रही है। भारत आज अपनी तेल जरूरत का लगभग 85% आयात करता है और एलपीजी का बड़ा हिस्सा भी बाहर से आता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब हमारी रसोई पर केवल हमारा नियंत्रण नहीं है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, अगर होर्मुज स्ट्रेट में समस्या आती है, अगर अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती है, तो उसका असर सीधे हमारे घरों तक पहुंचता है। यहीं से ईंधन की सत्ता का असली खेल शुरू होता है। ऊर्जा केवल एक संसाधन नहीं है, यह सत्ता का साधन है। जो इसे नियंत्रित करता है वही दिशा तय करता है। भारत इस खेल में एक बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन नियंत्रक नहीं है। यही कारण है कि जब वैश्विक तनाव बढ़ता है तो हमें अपने भीतर संतुलन बनाने के लिए नए उपाय करने पड़ते हैं। हाल के संकेत इस बात को और साफ करते हैं। एलपीजी बुकिंग के बीच अंतराल को लेकर चर्चा, मांग को नियंत्रित करने के संकेत
और सबसे महत्वपूर्ण, पेट्रोल पंपों पर केरोसिन स्टॉक रखने की अनुमति। केरोसिन, जिसे हमने लगभग इतिहास मान लिया था, अचानक फिर से विकल्प बनकर सामने आया है। यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह उस दबाव का संकेत है जिसे सिस्टम महसूस कर रहा है। कुल मिलाकर कहानी एक चक्र पूरा करती हुई दिखाई देती है। हम बचपन के अपने उस ढिबरी वाले दौर में शायद वापस लौटने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम उस ईंधन की ओर देख रहे हैं जिसे हमने पिछड़ेपन का प्रतीक मानकर छोड़ दिया था। लेकिन यह वापसी स्वाभाविक नहीं है, यह हमारी मजबूरी की वापसी है। यह उस संतुलन की याद है जिसे हमने खो दिया था। यह एक और भ्रम को तोड़ना जरूरी है। यह कहना कि एलपीजी या पीएनजी खतरनाक है या इन पर बना भोजन बीमारी पैदा करता है, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। ये ईंधन स्वच्छ माने जाते हैं और सही उपयोग में स्वास्थ्य के लिए बेहतर दिखाए गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी पारंपरिक व्यवस्था गलत थी। समस्या धुएं में थी, लेकिन समाधान केवल गैस नहीं था। पहले समस्या हमारी रसोई में थी, आज समस्या दुनिया के अपने बदलते हुए पर्यावरणीय संतुलन में छुपी हुई है, जो कहीं न कहीं इस क्रूड ऑयल के दोहन में जाकर दिखती और दिखाई देती है। दरअसल असल गलती यह थी कि हमने या तो यह या वह का रास्ता चुना। हमने यह नहीं सोचा कि क्या दोनों को मिलाकर एक बेहतर मॉडल बनाया जा सकता है। अगर उस समय धुएं के प्रबंधन का काम किया जाता, सुधारित चूल्हे बनाए जाते, बायोगैस को बढ़ावा दिया जाता और साथ ही गैस को भी विकल्प के रूप में अपनाया जाता, तो आज भारत की स्थिति अलग होती। आज यह साफ है कि ऊर्जा का भविष्य केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं हो सकता। विविधता ही सुरक्षा है। स्थानीय और वैश्विक, पारंपरिक और आधुनिक, इन सबका संतुलन ही अस्थायी समाधान है। तो नूतन और पुरातन की बात करने वाली, सनातन की अपनी एक तीमारदार करने वाली सरकार के लिए क्या यह पॉलिसी बनाने का अब वक्त नहीं है? यह भी सवाल उठना लाजमी है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी भारत के पास विकल्प है। बायोगैस, सोलर, कृषि अपशिष्ट ऊर्जा, ये सब केवल विचार नहीं है, बल्कि वास्तविक समाधान है। जरूरत है उन्हें नीति और जमीन दोनों पर गंभीरता से लागू करने की। रसोई की आग आज भी जल रही है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। वह अब केवल घर की नहीं रही, वह अब वैश्विक बाजार से जुड़ गई है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। हमने धुएं से बचने के लिए रास्ता बदला, लेकिन उस रास्ते ने हमें एक नई निर्भरता में डाल दिया। अब सवाल यह नहीं है कि चूल्हा सही था या गैस। सवाल यह है कि क्या हमने अपनी रसोई की स्वायत्त सत्ता को फिर से पहचान पाएंगे या उपभोक्ता बनकर ही आगे बढ़ते रहेंगे? क्योंकि रसोई की आग केवल भोजन नहीं पकाती, वह तय भी करती है कि उस आग पर नियंत्रण किसका है। जरा सोचिए कि भारत की आत्मनिर्भर रसोई स्वायत्त सत्ता की मालकिन, हमारी आधी आबादी की पूरी स्वायत्त सत्ता आज किसकी गिरफ्त में है? अगर आपको लगता है कि हमारे पूरी पुरानी पद्धति में थोड़े बहुत सुधार के साथ हम खुद अपने आप को मालिक बनाकर रखते, उपभोक्ता बनने की स्थिति में नहीं जाते, तो अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे सरकारों ने तेल के जरिए कमाई का सीधा रास्ता जोड़ा, अगर आपको लगता है कि रसोई की गैस के जरिए सरकारों ने अपनी आमदनी का एक तरीका खोजा, तो भी अपनी बात जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।